हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं निधि यादव आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं यूपी एलटी, यूपी जीआईसी और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम 4 प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर चुके थे। आज हमारा ये 5वां प्रश्न है। आज हमारी 5वीं क्लास है। तो प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में मिश्र बंधुओं के योगदान पर प्रकाश डालिए। अथवा यही प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि मिश्र बंधु विनोद का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो मिश्र बंधुओं के संदर्भ में किसी भी तरह का प्रश्न हो उसके लिए उससे संबंधित उत्तर हम लेकर आ गए हैं। देखते हैं कि इसका उत्तर कैसे लिखा जा सकता है। तो मिश्र बंधुओं में जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 भाई थे ये लोग, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ध्यान रहे यहाँ पर ये सुखदेव बिहारी मिश्र है। अगर यहीं एग्ज़ाम में दे दे सुखदेव बिहारी मिश्र, हम ध्यान भी नहीं देंगे और सही लगाकर चले आएंगे तो फिर हमारा प्रश्न हो जाएगा गलत। तो कौन कौन से हैं मिश्र बंधुओं में? श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। इनकी रचना है मिश्र बंधुओं की मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद जो कि 4 भागों में लिखा गया है और इसका प्रकाशन होता है, प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में और चौथे भाग का प्रकाशन हुआ 1934 में। इसको हमने ऐसे याद किया था कि 3 13 और 4 14, यानी कि प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में। मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया, हिंदी भाषा में लिखा गया, जिसमें कुल रचनाकार शामिल किए गए 4591। कितने? तो 4591। और लगभग देखा जाए तो लगभग 5000 कवियों और रचनाकारों को मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ में स्थान दिया था। आगे देखते हैं मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं की रचना कौन सी थी? तो मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में विशेष तथ्य देख लेते हैं। पहला हो जाएगा, यह इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारी सभा काशी द्वारा चलाए गए हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज अभियान की रिपोर्ट के आधार पर लिखा गया। किस आधार पर लिखा गया? तो नागरी प्रचारी सभा काशी द्वारा चलाए गए हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज अभियान की रिपोर्ट के आधार पर लिखा गया। अगला तथ्य है, इसमें इतिवृत्तात्मक पद्धति का प्रयोग भी हुआ है। मिश्र बंधु विनोद में इतिवृत्तात्मक पद्धति का प्रयोग भी हुआ है और ये ऐसा पहला इतिहास ग्रंथ है जिसमें जो कि इतिवृत्तात्मक पद्धति में रचित है। अनेक अज्ञात कवियों को शामिल किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में अनेक अज्ञात कवियों को शामिल कर उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इन्होंने कवियों के सापेक्षिक महत्व को निर्धारित करते हुए 4 श्रेणियों में विभक्त किया है। कितनी श्रेणियों में? तो 4 श्रेणियों में विभक्त किया है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी के प्रथम कवि के संदर्भ में कोई विचार नहीं किया है। महत्वपूर्ण हो जाएगा यहाँ पर कि मिश्र बंधु जो हैं इन्होंने हिंदी के प्रथम कवि के संदर्भ में कोई विचार प्रस्तुत नहीं किया है, परंतु यहाँ पर देखिएगा कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना है। प्रथम कवि के संदर्भ में तो कोई विचार नहीं किए हैं, लेकिन गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार मानते हैं। इस इतिहास ग्रंथ में प्रमुख रचनाकारों का वर्णन समालोचना पद्धति में किया गया है। तो समालोचना पद्धति क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें किसी भी रचनाकार या किसी भी लेखक कवि जो भी हो, उनके गुण और दोष
दोनों के ऊपर समान रूप से विवेचना की जाती है। तो समालोचना में क्या होता है, गुण दोष दोनों पक्षों पर समान रूप से विवेचना की जाती है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का आरंभ विक्रम संवत 700 से माना है। विक्रम संवत 700 से माना है। अगर ईस्वी में देखा जाए तो 643 ईस्वी से माना है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है, तो विक्रम संवत 700 या फिर ईस्वी में देखें तो 643 ईस्वी से माना है। इसमें सामान्य कवियों की नामावली संक्षिप्त सूचनाओं के साथ प्रस्तुत की गई है। मिश्र बंधुओं ने इस ग्रंथ के लेखन में अधोलिखित का आधार ग्रहण किया है। अच्छा, अब आगे हम देखेंगे कि जब मिश्र बंधु विनोद लिखने जा रहे थे तो किन किन ग्रंथों का और किन किन विषयों का आधार ग्रहण किया है। तो पहला तो हो जाएगा कवियों के स्वरचित ग्रंथ का आधार लिया है। दूसरे हो जाएंगे शिव सिंह सिंगर, जिनका जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, तो इन्होंने शिव सिंह सरोज का भी आधार ग्रहण किया है। तीसरा है ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ, और इन्होंने मुंशी देवी प्रसाद के लेख का भी आधार लिया है। कालिदास हजारा का आधार लिया। नागरी प्रचारी सभा काशी की खोज रिपोर्ट का भी आधार ग्रहण किया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इन्होंने किन किन चीज़ों का आधार ग्रहण किया। तो पहला हो जाएगा कवियों के स्वरचित ग्रंथ, शिव सिंह सरोज, ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ, मुंशी देवी प्रसाद के लेख, कालिदास हजारा और नागरी प्रचारी सभा काशी की खोज रिपोर्ट। इतनी चीज़ों का आधार ग्रहण किया है मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को मुख्यतया 5 एवं उप विभाजन सहित 8 युगों में बांटा है। मुख्य रूप से 5 विभाजन किए हैं और उप विभाजन सहित देखा जाए तो कुल 8 युगों में बांटा है मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को। अब कौन कौन से उप विभाजन हैं और उनकी कालावधि क्या है देखते हैं यहाँ पर। तो पहला हो जाएगा आरंभिक काल, जो कि मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को कहा है, और आरंभिक काल का समय दे रहे हैं विक्रम संवत 700 से 1444। आरंभिक काल का समय विक्रम संवत 700 से 1444। अच्छा, आरंभिक काल को ये 2 भाग में बांट रहे हैं। पहला तो है पूर्वारंभिक काल और दूसरा है उत्तरारंभिक काल। पूर्वारंभिक काल का समय विक्रम संवत 700 से 1343 ईस्वी और उत्तरारंभिक काल का समय विक्रम संवत 1343 से 1444। अब दूसरे नंबर पर है माध्यमिक काल, जो कि इन्होंने कहा है भक्ति काल को। समय दिया है मिश्र बंधुओं ने इनका समय दिया है 1445 से 1680 विक्रम संवत। माध्यमिक काल का समय 1445 से 1680 विक्रमी संवत। माध्यमिक काल को भी 2 भाग में बांट रहे हैं। पहला है पूर्व माध्यमिक काल और दूसरा है प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का समय विक्रम संवत 1445 से 1560 और प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय विक्रम संवत 1561 से 1680। तीसरा समयावधि हो जाएगी अलंकृत काल, जो कि ये कह रहे हैं रीतिकाल को। रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है और अलंकृत काल को भी 2 भाग में बांट रहे हैं, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। पूर्वालंकृत काल का समय विक्रम संवत 1681 से 1790 और उत्तरालंकृत काल का समय विक्रम संवत 1791 से 1889। उत्तरालंकृत काल विक्रम संवत 1791 से 1889। अब इसके बाद आता है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल का समय विक्रम संवत 1890 से 1925। परिवर्तन काल का समय क्या है, तो विक्रम संवत 1890 से
1925। इसके बाद आता है वर्तमान काल, जो कि 5वें नंबर का कालखंड है। इसका समय है विक्रम संवत 1926 से लगातार, यानी कि जो वर्तमान काल है उसका समय 1926 से लगातार चला आ रहा है। अपने उत्तर को हम आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे कि मिश्र बंधु विनोद को आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का उपजीव्य माना जाता है। मिश्र बंधु विनोद को आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का उपजीव्य माना जाता है और इस बात को स्वीकार करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है। क्या लिखा है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही ग्रहण किया है। ये शुक्ल जी ने स्वयं लिखा है अपने इतिहास ग्रंथ में। कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही ग्रहण किए हैं। अच्छा, अब हम इसी संदर्भ में आलोचकों के 2-3 मत देख लेते हैं, जिससे कि हमारे उत्तर में और सटीकता आ जाए थोड़ी। ठीक है, कथन देखेंगे। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी हुई वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में बांट देना, ये भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। ये कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। महत्वपूर्ण कथन है शुक्ल जी का, ध्यान रखिएगा। आगे 1-2 कथन और देख लेंगे। अगला कथन है हमारा, मिश्र बंधु विनोद हिंदी में किसी भी भारतीय द्वारा लिखा पहला इतिहास ग्रंथ है। और ये कहने वाले हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। महत्वपूर्ण कथन है इनका, एक बार और देख लेंगे। मिश्र बंधु विनोद हिंदी में किसी भी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का कथन है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का ही एक और कथन है कि साहित्य के इतिहास की रूपरेखा का विस्तार पूर्वक निर्माण करने का श्रेय सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं को है। ये भी कहने वाले हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो ये 3 ग्रंथ हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। आप इन तीनों में से कोई एक या फिर कोई दो कथन भी लिख सकते हैं या फिर कोई एक कथन भी लिख सकते हैं। अच्छे कथन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। अच्छा, अंत में नोट करके हम लिखेंगे। एक और फैक्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह तथा मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। क्या कहा है शुक्ल जी ने? तो मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह और मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। इसी के साथ हम अपने उत्तर को समाप्त करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।